यहाँ तक कि रमा से भी उदासीनता रहती। वह समझती सारा घर मेरी उपेक्षा कर रहा है, सब के सब मेरे प्राण के ग्राहक हो रहे हैं। जब इनके पास इतना धन है तो फिर मेरे गहने क्यों नहीं बनवाते? जिससे हम सबसे अधिक स्नेह रखते हैं उसी पर सबसे अधिक रोष भी करते हैं। जल्पा को सबसे अधिक क्रोध रमानाथ पर था। अगर वह अपने माता पिता से जोर देकर कहते तो कोई उनकी बात न टाल सकता था, पर यह कुछ भी कहें भी इनके मुंह में दही जमा हुआ है। मुझसे प्रेम हो तो निश्चिंत होकर ना बैठे रहते, जब तक सारी चीज़ें बनवा न लेते रात को नींद ना आती। मुंह देखे की मोहब्बत है, माँ बाप से कैसे कहें, जाएंगे तो अपनी ही ओर। मैं कौन हूँ? वह रमा से केवल खिंची ही ना रहती, जब कभी वह कुछ पूछता तो दो चार जली गुट्टी सुना देती। बेचारा अपना सा मुँह लेकर लौट जाता, गरीब अपनी ही लगाई हुई आग में जलता जाता था। अगर वह जानता कि डींगों का फल यह होगा तो वह जुबान पर मोहर लगा लेता। चिंता और ग्लानि उसके हृदय को कुचलते हुए डालती थी। कहाँ सुबह से शाम तक हंसी कह कहे सैर सपाटे में कटते थे, कहाँ अब नौकरी की तलाश में ठोकरें खाता फिरता है। सारी मस्ती गायब हो गई। बार बार अपने पिता पर क्रोध आता है। यह चाहते तो 2-4 महीने में सब रुपए अदा हो जाते, मगर इन्हें क्या फिक्र। मैं चाहे मर जाऊं पर अपनी टेक ना छोड़ेंगे। उनके प्यार से भरे हुए निष्कपट हृदय में आग सी सुलगती रहती थी। जल्पा का मुरझाया हुआ मुंह देखकर उसके मुंह से ठंडी सांस निकल जाती थी। वह सुखद प्रेम स्वप्न इतनी जल्दी भंग हो गया। क्या वे दिन फिर से आएंगे? 3,000 के गहने कैसे बनेंगे? अगर नौकर भी हुआ तो ऐसा कौन सा बड़ा ओहदा मिल जाएगा? 3-4 हज़ार तो शायद 3 जन्म में भी न जुड़े। वह कोई ऐसा उपाय निकालना चाहता था जिससे वह जल्दी से जल्दी अतुल्य संपत्ति का स्वामी हो जाए। कहीं उसका नाम लॉटरी निकल आती। फिर वह जल्पा को आभूषणों से मढ़ देता। सबसे पहले चंद्रहार बनवाता, उसमें हीरे जड़े होते। अगर इस वक्त उसे जाली नोट बनाना आता तो अवश्य बनाकर चला देता। एक दिन वह शाम को नौकरी की तलाश में मारा मारा फिरता रहा। शतरंज की बदौलत उसके कितने ही अच्छे अच्छे आदमियों से परिचय था, लेकिन वह संकोच और डर के कारण किसी से अपनी स्थिति प्रकट न कर सकता था। यह भी जानता था कि यह मान सम्मान उसी वक्त तक है जब तक किसी के सामने मदद के लिए हाथ नहीं फैलाता। यह आन टूटी फिर कोई बात भी न पूछेगा। कोई ऐसा भला मानस न दिखता था जो सब कुछ बिना कहे ही जान जाए और उसे कोई अच्छी सी जगह दिला दे। आज उसका चित्त बहुत खिन्न था। मित्रों पर ऐसा क्रोध आ रहा था कि एक एक को फटकारे और आए तो द्वार से दुत्कार दे। अब किसी से शतरंज खेलने को बुलाया तो ऐसी फटकार सुनाऊंगा कि बचा याद करे। मगर वह ज़रा गौर करता तो उसे मालूम हो जाता कि इस विषय में मित्रों का उतना दोष नहीं जितना उसका खुद का है। कोई ऐसा मित्र न था जिससे वह बढ़ बढ़कर बातें न करता हो। यह उसकी आदत थी। घर की असली दशा को वह सदैव बदनामी की तरह छिपाता रहा, और यह उसी का फल था कि इतने मित्रों के हुए भी वह बेकार था। वह किसी से अपनी मनोव्यथा न कहता, और मनोव्यथा सांस की भांति अंदर घुटकर असहाय हो जाती। घर में आकर मुंह लटकाए हुए बैठ जाता। जोगेश्वरी ने पानी लाकर रख दिया और पूछा, आज तुम दिन भर कहाँ रहे? लो हाथ मुंह धो लो। रमा ने उठकर लोटा उठाया और जल्पा ने आकर उग्र भाव से कहा, मुझे मेरे घर पहुंचा दो इसी वक्त। रमा ने लोटा रख दिया और उसकी तरफ इस तरह ताकने लगा मानो उसकी बात समझ में न आई हो। जोगेश्वरी बोली, भला इस तरह कहीं बहू बेटियां विदा होती हैं? कैसी बात कहती हो बहू? जल्पा, मैं उन बहू बेटियों में नहीं। मेरा जिस वक्त जी चाहेगा जाऊंगी, जिस वक्त जी चाहेगा आऊंगी। मुझे किसी का डर नहीं। यहाँ तक कि कोई मेरी बात नहीं पूछता तो फिर मैं किसी को अपना नहीं समझती। सारे दिन अनाथों की तरह पड़ी रहती हूँ, कोई झांकता तक नहीं। मैं चिड़िया नहीं हूँ जिसका पिंजरा दाना पानी रखकर बंद कर दिया जाए। मैं भी आदमी हूँ। अब इस घर में क्षण भर ना रुकूंगी। अगर कोई मुझे भेजने ना जाएगा तो अकेली चली जाऊंगी। राह में कोई भेड़िए नहीं बैठे हैं जो मुझे उठा ले जाएंगे, और उठा भी ले जाएं तो क्या गम, यहाँ कौन सुख भोग रही हूँ। रमा ने सावधान होकर कहा, आखिर कुछ मालूम भी हो क्या हुआ है? जल्पा, बात कुछ नहीं हुई। अपना जी यहाँ रहने को नहीं चाहता। रमा, भला इस तरह जाओगी तो तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे? कुछ यह भी तो सोचो। जल्पा, यह सब सोच चुकी और ज़्यादा नहीं सोचना चाहती। मैं जाकर अपने कपड़े बांधती हूँ और इसी गाड़ी से चली जाऊंगी। यह कहकर जल्पा ऊपर चली गई। रमा भी पीछे पीछे यह सोचता हुआ चला कि इसे कैसे शांत करूं। जल्पा अपने कमरे में जाकर बिस्तर लपेटने लगी। रमा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम्हें मेरी कसम, जो इस वक्त जाने का नाम लो। जल्पा ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, तुम्हारी कसम की हमें कुछ परवाह नहीं।
उसने अपना हाथ छुड़ा लिया और फिर बिछावना लपेटने लगी। रमा खिसियाया सा होकर एक किनारे खड़ा हो गया। जल्पा ने बिस्तर बंद से बिस्तर बांधे और फिर अपने संदूक को साफ करने लगी, मगर अब उसमें वह पहले सी तत्परता न थी। बार बार संदूक बंद करती और खोलती। वर्षा बंद हो चुकी थी, केवल छत पर रुका हुआ पानी टपक रहा था। आखिर वह उसी बिस्तर के बंडल पर बैठ गई और बोली, तुमने मुझे कसम क्यों दिलाई? रमा के हृदय में आशा की गुदगुदी हुई। बोला, इसके सिवा मेरे पास रोकने का और क्या साधन था? जल्पा, क्या तुम चाहते हो कि मैं यहीं घुट घुट कर मर जाऊं? रमा, तुम ऐसे मनहूस शब्द क्यों मुंह से निकालती हो? मैं तो चलने को तैयार हूँ, न मानोगी तो पहुँचाना ही पड़ेगा। जाओ मेरा ईश्वर मालिक, मगर कम से कम अम्मा और बाबूजी से तो पूछ लो। बुझती हुई आग में तेल पड़ गया। जल्पा ने तड़प कर बोला, वह कौन होते हैं मेरे, जो उनसे पूछूं? रमा, कोई नहीं होते। जल्पा, कोई नहीं। अगर कोई होते तो मुझे यूँ ना छोड़ देते। रुपए रखते हुए कोई अपने प्रियजनों को कष्ट नहीं दिखा सकता। ये लोग क्या मेरे आंसू ना पहुँच सकते थे? मैं दिन के दिन यहाँ पड़ी रहती हूँ, कोई झूठो भी नहीं पूछता। मोहल्ले की स्त्रियाँ मिलने आती हैं, कैसे मिलूँ? यह सूरत तो मुझसे नहीं दिखाई जाती। न कहीं आना न जाना, न किसी से बात न चीत। ऐसे कै दिन रह सकता है? मुझे इन लोगों से कोई आशा नहीं। आखिर 2 लड़के और भी तो हैं, उनके लिए भी तो कुछ जोड़ेंगे कि तुम्हें ही दे दें। रमा ने बड़ी बड़ी बातें करने का फिर से अवसर मिल गया। वह खुश था कि इतने दिनों के बाद आज उसे प्रसन्न करने का मौका तो मिला। बोला, प्रिय, तुम्हारा ख्याल बहुत ठीक है, ज़रूर यही बात है। नहीं तो 2,5-3 हज़ार इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। 50 हज़ार बैंक में जमा है, दफ्तर तो केवल दिल बहलाने जाते हैं। जल्पा, मगर मक्खी चूस पल्ले सिर के। रमा, मक्खी चूस न होते तो इतनी संपत्ति कहाँ से आती? जल्पा, मुझे तो किसी की परवाह नहीं जी, हमारे घर किसी बात की कमी नहीं। दाल रोटी वहाँ भी मिल जाती है। 2-4 सखी सहेलियाँ, खेत खलिहान, बाग बगीचे, जी बहलता रहेगा। रमा, और मेरी क्या दशा होगी जानती हो? घुल घुल कर मर जाऊँगा। जब से चोरी हुई है मेरे दिल पर कैसे गुजरती है यह दिल ही जानता है। अम्मा और बाबूजी ने एक बार नहीं लाखों बार कहा, जोर देकर कहा, 2-3 चीज़ें तो बनवा ही लो, पर किसी के कान पर जूं न रेंगी। न जाने क्यों मुझसे आंखें फेर ली। जल्पा, जब तुम्हारी नौकरी कहीं लग जाएगी तो मुझे बुला लेना। रमा, तलाश कर रहा हूँ, बहुत जल्द मिलने वाली है। हज़ारों बड़े बड़े आदमियों से मुलाकात है। नौकरी मिलते क्या देर लगती है? हाँ, ज़रा अच्छी जगह चाहता हूँ। जल्पा, मैं इन लोगों का रुख समझती हूँ। मैं भी यहाँ अब दावे के साथ रहूँगी। क्यों किसी से नौकरी के लिए कहते नहीं? रमा, शर्म आती है किसी से कहते। जल्पा, इसमें शर्म की कौन सी बात है? कहते शर्म आती है तो खत लिख दो। रमा उछल पड़ा, कितना सरल उपाय। अभी तक सीधी सीधी बात उसे न सूझी थी। बोला, हाँ, यह तुमने मुझे अच्छी तरकीब बतलाई, कल ज़रूर लिखूँगा। जल्पा, मुझे पहुँचा कर आना तो लिखना, कल ही थोड़े लौट आऊँगे। रमा, तो क्या तुम सचमुच जाओगी? तब मुझे नौकरी मिल चुकी और खत लिख चुका, इस वियोग के दुख में बैठकर रोऊंगा कि नौकरी ढूंढूंगा? नहीं, इस वक्त जाने का विचार छोड़ दो। नहीं, सच कहता हूँ, मैं कहीं भाग जाऊंगा। मकान का हाल देख चुका। तुम्हारे सिवा और कौन बैठा हुआ है जिसके लिए यहाँ पड़ा सड़ा करूँ? हटो तो ज़रा मैं बिस्तर खोल दूँ। जल्पा ने बिस्तर पर से ज़रा खिसक कर कहा, मैं बहुत जल्दी चली जाऊँगी। तुम गए और मैं आई। रमा ने बिस्तर खोलते हुए कहा, जी नहीं, माफ़ कीजिए, इस धोखे में नहीं आता। तुम्हें क्या, तुम तो सहेलियों के साथ विहार करोगी, मेरी खबर तक ना लोगी, यहाँ तक कि मेरी जान पर बनावेगी। इस घर में कैसे कदम रखा जाएगा? जल्पा ने एहसान जताते हुए कहा, आपने मेरा बंधा बंधाया बिस्तर खोल दिया, नहीं तो आज कितने ही आनंद से घर पहुँच जाती। शहजादी सच कहती है, मर्द बड़े टोहने होते हैं। मैंने आज पक्का इरादा कर लिया था कि चाहे ब्रह्मा भी उतर आए पर मैं न मानूंगी, पर तुमने तो 2 ही मिनट में मेरे सारे मंसूबे चौपट कर दिए। कल खत लिखना ज़रूर, बिना कुछ पैदा किए अब निर्वाह नहीं। रमा ने कहा, कल नहीं, मैं इसी वक्त जाकर 2-3 चिट्ठियाँ लिखता हूँ। जल्पा, पान तो खाते जाओ। रमानाथ ने पान खाया और मर्दाने कमरे में जाकर खत लिखने बैठे, मगर फिर कुछ सोचकर उठ खड़े हुए और एक तरफ को चल दिए। स्त्री का सप्रेम आग्रह पुरुष से क्या नहीं करा सकता। रमा के परिचितों में एक रमेश बाबू म्यूनिसिपल बोर्ड में हेड क्लर्क थे। उम्र तो 40 के ऊपर थी, पर बड़े रसिक। शतरंज खेलने बैठ जाते तो सवेरा कर देते, दफ्तर भी भूल जाते। न आगे नाथ न पीछे पगाह। जवानी में स्त्री मर गई थी, दूसरा विवाह नहीं किया।
उस एकांत जीवन में सिवा विनोद के और क्या अवलंब। चाहते तो हजारों के न्यारे करते, पर रिश्वत की एक कौड़ी भी हराम समझते थे। रमा से बड़ा स्नेह रखते थे। और कौन ऐसा निठल्ला था जो रात दिन भर उनके साथ शतरंज खेलता रहता। आज कई दिनों से बेचारे बहुत व्याकुल हो रहे थे। शतरंज की एक बाजी भी ना हुई। अखबार कहाँ तक पढ़ते। रमा इधर एक बार आया अवश्य, पर बिसात पर न बैठा। रमेश बाबू ने मोहरे बिछा दिए, उसको पकड़कर बिठाया, पर वह नहीं बैठा। वह क्यों शतरंज खेलने लगा। बहू आई है, उसका मुंह देखेगा, उससे प्रेमालाप करेगा, इस बूढ़े के साथ शतरंज खेलेगा। कई बार जी में आया उसे बुलाए, पर यह सोचकर कि वह क्यों आने लगा, रह गए। कहाँ जाएं, सिनेमा ही देख आवें, किसी तरह समय तो कटे। सिनेमा से उन्हें बहुत प्रेम न था, पर इस वक्त उन्हें सिनेमा के सिवा और कुछ न सूझा। कपड़े पहने और जाना ही चाहते थे कि रमा ने कमरे के अंदर कदम रखा। रमेश उसे देखते ही गेंद की तरह लुढ़ककर द्वार पर जा पहुँचे और उसका हाथ पकड़कर बोले, आइए आइए बाबू रमानाथ साहब बहादुर, तुम तो इस बूढ़े को बिल्कुल भूल ही गए। हाँ भाई, अब क्यों आओगे। प्रेमिका की रसीली बातों का आनंद यहाँ कहाँ। चोरी का कुछ पता चला। रमा, कुछ भी नहीं। रमेश, बहुत अच्छा हुआ थाने में रपट नहीं लिखाई, नहीं 100-200 के मत्थे और जाते। बहू को तो बड़ा दुख हुआ होगा। रमा, कुछ पूछिए मत, तभी से दाना पानी छोड़ रखा है, मैं तंग आ गया। जी में आता है कि कहीं भाग जाऊं, बाबूजी सुनते ही नहीं। रमेश, बाबूजी के पास क्या कारू का खजाना रखा हुआ है। अभी 4-5 हज़ार खर्च किए हैं, फिर कहाँ से लाकर बनवा दें। 10-20 हज़ार होंगे तो अभी बच्चे भी तो सामने हैं और नौकरी का भरोसा ही क्या। 50 रुपये में होता ही क्या है। 50 होता ही क्या है। रमा, मैं तो मुसीबत में फंस गया। अब मालूम होता है कहीं नौकरी करनी पड़ेगी। चैन से खाते और मौज उड़ाते थे, नहीं तो बैठे बैठे इस मायाजाल में फंसे। अब बतलाइए, कहीं नौकरी चाकरी का सहारा है। रमेश ने ताक पर से बिसात और उतारते हुए कहा, आओ एक बाजी हो जाए, फिर इस मसले को सोचें। इसे जितना आसान समझ रहे हो उतना आसान नहीं है, अच्छे अच्छे धक्के खा रहे हैं। रमा, मेरा खेलने को जी नहीं चाहता। जब तक यह प्रश्न न हल हो मेरे होश ठिकाने नहीं होंगे। रमेश बाबू ने शतरंज के मोहरे बिछाते हुए कहा, आओ बैठो, एक बार तो खेल लो, फिर सोचे क्या कर सकते हैं। रमा, ज़रा भी जी नहीं चाहता। मैं जानता कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ेंगे तो मैं विवाह के नज़दीक भी न जाता। रमेश, अजी 2-4 चालें तो चलो, आप ही आप जी लगने लग जाएगा। ज़रा अकल की गांठ तो खुले। बाजी शुरू हुई। कई मामूली चालों के बाद रमेश बाबू ने रमा का रुख पीटा। रमा, ओह क्या गलती हुई। रमेश बाबू की आंखों में नशे की सी लाली छा गई। शतरंज उनके लिए शराब से भी कम मादक न थी। बोले, बोहनी तो अच्छी हुई, तुम्हारे लिए एक जगह सोच रहा हूँ, मगर वेतन कम है, केवल 30। वह रंगीन दाढ़ी वाले खान साहब नहीं हैं, उनसे काम नहीं होता। कई बार बचा चुका हूँ। सोचता था जब तक किसी तरह काम चले बने रहें। बाल बच्चे वाले आदमी हैं। वह तो कई बार कह चुके, मुझे छुट्टी दीजिए, तुम्हारे लायक तो वह जगह नहीं, चाहो तो कर लो। यह कहते कहते रमा का फिला मार लिया। रमा ने फिले को फिर से उठाने की चेष्टा करते हुए कहा, आप मुझे बातों में लगाकर मेरे मोहरे उड़ाते जाते हैं। इसकी सनद नहीं, लाओ मेरा फिला। रमेश, मेरे भाई बेईमानी मत करो, मैंने तुम्हारा फिला ज़बरदस्ती नहीं उठाया। हाँ तो तुम्हें वह जगह मंजूर है। रमा, वेतन तो 30 है। रमेश, हाँ वेतन कम है, मगर शायद आगे चलकर बढ़ जाए। मेरी तो राय है कर लो। रमा, अच्छी बात, आपकी सलाह है तो कर लूँगा। रमेश, जगह आमदनी की है। मियाँ तो उसी जगह पर रहते हुए लड़कों की शादी MA LLM LLB करा दिया। 2 कॉलेज में पढ़ते हैं। लड़कियों की शादी अच्छे घरों में की। हाँ, ज़रा समझ बूझ कर काम करने की ज़रूरत है। रमा, आमदनी की मुझे परवाह नहीं, रिश्वत कोई अच्छी चीज़ है नहीं। रमेश, बहुत ख़राब, मगर बाल बच्चों वाले आदमी के लिए क्या करें। 30 रुपये में गुजर नहीं हो सकता। मैं अकेला आदमी हूँ, मेरे लिए 150 ही काफ़ी हैं। कुछ बचा भी लेता हूँ।
लेकिन जिस घर में बहुत से आदमी हो, लड़कों की पढ़ाई हो, लड़कियों की शादी हो, वह आदमी क्या कर सकता है? जब तक छोटे छोटे आदमियों का वेतन इतना ना हो जाएगा कि वह भलमानसिकता के साथ निर्वाह कर सकें, तब तक रिश्वत बंद ना होगी। यही रोटी दाल दूध घी तो वह भी खाते हैं। फिर